हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 7 नवंबर है और आज की वीडियो में हम लोग 7 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 से 5 नवंबर को राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन मेघालय में किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन मेघालय में हुआ है और मेघालय की उमियम झील में इसका आयोजन किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस झील में इसका आयोजन हुआ है। तो उमियम झील में इसका आयोजन हुआ है और इस फेस्टिवल में गारो जनजाति द्वारा वंगाला डांस किया गया है। तो इस जब ये फेस्टिवल आयोजित होता है तो इसमें गारो जनजाति वंगाला डांस करती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इस वंगाला डांस को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम कहा जाता है। तो वंगाला डांस को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है उसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है। तो ये लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो FIH के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। और मोहम्मद तैयब इकराम मकाऊ के हैं और पहले जो भारत के थे नरेंद्र ध्रुव बत्रा, वे इसके अध्यक्ष थे, FIH के अध्यक्ष थे नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब उनके जगह पे मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। तो 2 वर्ष तक नरेंद्र ध्रुव बत्रा रहे थे भारत के, जो कि 2 वर्ष बाद इस्तीफा दे दिए थे। तो शेष कार्यकाल के लिए ये बने हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा, 2024 तक ये FIH के अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दिलीप टर्की। और BCCI के नए अध्यक्ष कौन है। तो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। और भारत की जो लेखा महानियंत्रक बनी है वे कौन बनी है। तो इनका नाम है भारती दास। और ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक और ये भारतीय मूल के हैं, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 मुंबई ने जीती है। तो मुंबई ने इसे पहली बार जीता, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीता है। तो मुंबई ने जीता है और ये क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 2006-07 में। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 2006-07 में हुई थी और अभी जो 2022 में हुआ है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन, इसमें कौन विजेता रहा है। तो इसमें मुंबई विजेता रहा है और ये क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो अभी 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका फाइनल हुआ था ईडन गार्डन स्टेडियम। और ये ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है। तो ये कोलकाता में स्थित है। और इसमें जो फाइनल मैच हुआ था वो मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच हुआ था और इसमें विजेता मुंबई रही है और जिसके कप्तान अजिंक्य रहाणे थे। तो फाइनल मैच मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच हुई थी, जिसमें मुंबई विजेता रहा है और मुंबई की जो विजेता रहा है उस टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे रहे हैं। कुछ अन्य खेल है इससे संबंधित ट्रॉफी है उसे देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी केरल ने जीता है और ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है डूरंड कप। तो डूरंड कप बेंगलुरु ने जीता है और ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और डूरंड कप को बेंगलुरु ने जीता है। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता है और रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता और मध्य प्रदेश ने इसे पहली बार जीता है। तो फर्स्ट बार मध्य प्रदेश ने जीता है, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है IPL 2022 का 15वां संस्करण आयोजित हुआ था। तो इस बार जो 2022 में IPL आयोजित हुआ था उसका 15वां संस्करण था और इसका विजेता कौन रहा है। तो इसका विजेता रहा है गुजरात टाइटन। ये टीम पहली बार IPL में शामिल हुई थी। इस बार IPL में टोटल 10 टीम शामिल हुई थी। पहले इसमें 8 टीमें खेलती थी और अभी इस बार 2 नई टीमें शामिल हुई थी, एक लखनऊ की थी और एक गुजरात की थी, गुजरात टाइटन। तो गुजरात टाइटन पहली बार शामिल हुई और इसमें पहली बार में ही इसे जीत लिया है। और इसके कप्तान कौन थे, गुजरात टाइटन टीम के कप्तान कौन थे। तो इसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका आयोजन होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होने वाला है। तो इसका आयोजन होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है, 26वां मालाबार युद्धाभ्यास 2022 जापान में आयोजित होगा। तो एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है मालाबार और ये क्वाड देशों के बीच होता है, क्वाड देशों के बीच होता है। तो इस बार इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ होने वाला है। तो ये जापान में आयोजित होने वाला है और इसका आयोजन 8 से 18 नवंबर को होगा
और इस मालाबार अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और जब ये शुरू हुआ था तो इसमें सिर्फ इंडिया और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही इसमें शामिल होते थे। और अब इसमें जो क्वाड के चारों देश हैं वे चारों देश इसमें शामिल होते हैं। क्वाड के चारों देश इसमें अब शामिल होते हैं। और क्वाड के कौन कौन से देश हैं? तो क्वाड एक संगठन है जिसमें 4 देश शामिल हैं। भाई कौन कौन से है देश शामिल हैं? तो इसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश क्वाड के सदस्य हैं। और ये चारों देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास होता है और इस बार जो 2022 में मालाबार युद्धाभ्यास होने वाला है वह जापान में होगा, इसे आप याद रखिएगा। और अभी जो ये आयोजित होने वाला है मालाबार युद्धाभ्यास, इसमें भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं, भारत के नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार शामिल होंगे और भारत का जो जहाज है, नौसैनिक जहाज है INS शिवालिक, वो भी इसमें शामिल होगा। चलिए नेक्स्ट है, कुछ अन्य अभ्यास हैं, इन्हें देख लेते हैं। गरुण अभ्यास, तो गरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है और इसका आयोजन इस बार जोधपुर में हुआ था। और सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और टाइगर ट्रंप इंडिया और यूएसए यानी कि इंडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, ये सारे इंडिया और यूएसए के बीच के युद्धाभ्यास हैं। और नेक्स्ट है इप्समार अभ्यास, तो ये इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इन 3 देशों के बीच हुआ है। इप्समार अभ्यास इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ है। और इसकी शुरुआत किसने की है इस अभ्यास की? तो लूला डी सिल्वा ने इसे शुरू किया था, जो भी वर्तमान में ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, 2022 के लिए एजुथचन पुरस्कार से ए सेतुमाधवन सम्मानित हुए हैं। तो एक पुरस्कार है एजुथचन पुरस्कार, जो 2022 में किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है ए सेतुमाधवन को। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है एजुथचन पुरस्कार? तो इसे केरल सरकार देती है, केरल राज्य की जो सरकार है उसके द्वारा दिया जाता है एजुथचन पुरस्कार। तो एजुथचन पुरस्कार केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, साहित्य से संबंधित ये एक सम्मान है जिसे केरल सरकार देती है एजुथचन पुरस्कार को। और इसका नाम एजुथचन क्यों रखा गया है, इस पुरस्कार को, इस अवार्ड का नाम एजुथचन क्यों रखा गया है? तो जो एजुथचन थे वे थे मलयालम भाषा के, उन्हें जनक माना जाता है और उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड को एजुथचन पुरस्कार कहा जाता है। और इसमें जो इनाम की राशि मिलती है वो कितनी होती है? तो इसमें 5 लाख रुपए की इनाम की राशि मिलती है। और इस बार ये एजुथचन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है ए सेतुमाधवन को। चलिए नेक्स्ट है, कुछ अन्य पुरस्कार हैं, जैसे कि बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये सेहान करुणातनिका को मिला है और ये श्रीलंका से संबंधित है, ये श्रीलंका के हैं सेहान करुणातनिका, इन्हें इस बार ये बुकर प्राइज़ मिला है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे मिला है? तो मिला है गीतांजलि श्री को, उनके बुक का नाम था टॉम्ब ऑफ सेंट, उसके लिए उन्हें दिया गया है गीतांजलि श्री को। और गीतांजलि श्री भारतीय है, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है 32वां बिहारी पुरस्कार, तो 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव को दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को और इनके बुक का नाम था सम्राट अशोक, इसके लिए इन्हें दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत सारी श्रेणियों में दिए जाते हैं और सब अलग अलग भाषाओं के जो होते हैं उन सब के लिए अलग अलग दिया जाता है। तो इसी में एक दिया गया है हिंदी के लिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है हिंदी, तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी के लिए किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है भगवंत अनमोल को। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कोची में आयोजित हुआ। तो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो इसका 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? तो इसका 15वां संस्करण कोची में आयोजित हुआ है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का आयोजन 4 से 6 नवंबर तक कहाँ हुआ है? तो कोची में आयोजित हुआ है और इसका 15वां संस्करण था। और इसे किसने आयोजित किया है? तो इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है और इसकी थीम रखी गई थी आज़ादी @75। तो इसकी थीम रखी थी आज़ादी @75, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड में बना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कहाँ पे चली है? तो ये स्विट्जरलैंड में चली है और इसकी लंबाई 2 किलोमीटर, यानी कि यह जो ट्रेन है यह ट्रेन 2 किलोमीटर लंबा है और इसमें टोटल 100 डिब्बे हैं, 100 डिब्बे हैं इसमें और 2 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है। भारत में भी एक रिकॉर्ड बना था लेकिन वो यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड नहीं था, वो मालगाड़ी का रिकॉर्ड था, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में भी 15 अगस्त 2022 को सुपर वासिकी नामक एक ट्रेन चली थी जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी थी और इसमें टोटल 290 डिब्बे थे और ये मालगाड़ी थी, ये माल ट्रेन थी। जो सुपर वासिकी माल ट्रेन थी जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी थी और इसमें 290 डिब्बे थे।
अच्छा, भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई है? भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है? तो भारत की पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चली है। और ये किस योजना के तहत चली है? तो भारत गौरव योजना के तहत चली है। भारत सरकार की एक योजना है भारत गौरव योजना, उसी के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चली है। और अंडरग्राउंड मेट्रो कहाँ है? तो अंडरग्राउंड मेट्रो के तहत पहली ट्रेन कोलकाता में, और ये अंडरग्राउंड मेट्रो हुगली नदी में बना है। और भारत में अभी वर्तमान में टोटल 18 रेलवे जोन है, और इसका जो नवीनतम रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है रीसैट 2 उपग्रह भारत से संबंधित है। तो एक उपग्रह है जिसका नाम है रीसैट 2 उपग्रह, वे अभी चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है इसे भी हम लोग देख लेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन आ सकता है कि रीसैट 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो यह भारत से संबंधित है, भारत का उपग्रह है। और ये रीसैट 2 एक जासूसी उपग्रह है जिसे कि 2008 में PSLV-C12 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भारत का उपग्रह है और जासूसी उपग्रह जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। तो अभी क्यों चर्चा में है? तो अभी ये जकार्ता के पास हिंद महासागर में गिरा है, तो इससे जकार्ता प्रभावित हुआ है, इसीलिए ये भी चर्चा में है। और रीसैट 2 जो भारत का उपग्रह है, ये जासूसी उपग्रह है, और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आई इन द स्काई भी कहा जाता है। तो रीसैट 2 को आई इन द स्काई भी कहा जाता है। और ये इसरो का उपग्रह है जो कि PSLV-C12 द्वारा लॉन्च हुआ था 2008 में, और अभी ये जकार्ता के पास हिंद महासागर में गिर गया है। और भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति होंगे। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित होने वाला है, जिसमें मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं? तो ये गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं वे मुख्य अतिथि बन के आने वाले हैं। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाला है। इसका आयोजन 2023 में होने वाला है, और कब से कब तक? तो 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच ये आयोजित होने वाला है। और इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो इंदौर में होगा, मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, वहीं पे इसका आयोजन होने वाला है। और इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वे गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। और गुयाना के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो उनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। तो मुख्य अतिथि का नाम मोहम्मद इरफान अली या गुयाना के राष्ट्रपति, दोनों ऑप्शन में हो सकता है, आप दोनों याद रखिएगा। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी थे वे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और उन्हीं के आगमन के उपलक्ष्य में 9 जनवरी 1915 को जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उसके बाद इसे मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, उन्हीं के आगमन के उपलक्ष्य में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आज़ाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे, और जो भारत का जो पहला चुनाव हुआ था 1951 में, उसमें इन्होंने मतदान किया था। और अभी हाल में हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें भी इन्होंने मतदान किया था, और उसके बाद ये 106 वर्ष की आयु के थे, और अभी इनका हाल में निधन हो गया है। तो इसे हम लोग पढ़े थे एक बार पहले भी, इनके बारे में पूरे डिटेल से पढ़े थे जब ये चुनाव दिए थे तो। और आज इनका हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि इनका निधन हो गया है। आज़ाद भारत के पहले मतदाता थे, 1951 के चुनाव में भी इन्होंने मतदान किया था, और अभी इन्होंने हाल में हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी इन्होंने मतदान किया था, और इनका निधन हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।